किसी अनजान चौराहे पर पहुंचकर और जब हम चारों तरफ से देखते हैं तो हमको चार रास्ते नज़र आते हैं, और चूँकि अनजान चौराहा है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमें एक प्रॉपर प्लेस तक पहुंचना है, तो हमारा दिमाग सोचता है इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं कि इधर से जाएं। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं कि जनरली क्या होता है कि एक कोई क्वेश्चन होता है और उसके चार हमको ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से एक हमको रास्ता पिक करना होता है, और अनडाउटली ये बड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना न सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंपटीशन लेवल में सिलेक्शन के लिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि अब तो CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और भी तमाम इंडिया के रीजनल बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपका जो बुक है वो है NCERT एग्जाम्पलर। CBSE, ISC और हर एक बोर्ड के बच्चों को लेनी चाहिए। नेट पे भी मौजूद है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस लगाइए, और मैं भी इसमें आपको एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, क्लास 12, सॉलिड स्टेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप 1 इन विच ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो वक्त बिताए बिना लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following favors the existence of a substance in the solid state? इनमें से कौन सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पॉइंट है, कौन फेवर करता है? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल तो दूर हटेंगे, सॉलिड में तो पार्टिकल पास आने चाहिए। हाई टेम्परेचर हो नहीं सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि चार में से एक आपको पिक करना है। तो अगर आपको मान लीजिए 3 में श्योर हो जाता है कि भैया ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो भी आप चौथा पकड़ के कर सकते हो। और अगर 4 में से कोई एक बिल्कुल पक्का आपको मालूम है कि नहीं ये तो पक्का यही आंसर होगा, तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो अभी किसी क्वेश्चन में आपको 3 आंसर कंफर्म हो जाए कि भैया ये 3 आंसर नहीं है, तो चौथा बचा आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। और या फिर एक आपको कंफर्म हो और बाकी 3 के बारे में आप नहीं भी जानते हो, तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में लो टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो लो टेम्परेचर आपको पता है ठंडा करते हैं चीज़ों को, तो उनके बीच के गैप कम होने लगते हैं और वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाता है। तो यही हमारा बी वाला आंसर करेक्ट होगा। सी में है हाई थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब है, थर्मल का मतलब है हीट एनर्जी। जब ज़्यादा होगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हटेंगे। और वीक कोहेसिव फोर्सेस, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होने चाहिए सॉलिड स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन इसमें नॉट, देखिए कुछ मैं आपको बेसिक बातें भी बताता चलूँगा, इसीलिए मैंने सब ये क्वेश्चंस रखे हैं। मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, मुझे वो तरीके अच्छे से आते नहीं हैं, और जो मैंने कुछ करने की कोशिश करी जिसमें क्वेश्चन लिख के आता है और उसका आंसर, और मेरे पास इतना व्यवस्था भी नहीं है कि मैं उस तरीके का एक बोर्ड अरेंज कर सकूं। मैं लगा हुआ हूं उस काम को करने में, लेकिन अभी मेरे पास जो कुछ है तो मैं मजबूत, तो बाहुओं में तो ताकत है और मैं लिख तो सकता हूं। इसलिए अगर आपने, देखिए, अगर आपने अभी भी इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी तो मैं आपके लिए या आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उनके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें देखिए मेरा कहना है कि जिसमें नॉट लग जाता है वो क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। सतर्क हो जाइए कि इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं है। इसका मतलब है कि 3 ऐसी होंगी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगी और एक ऐसी होगी जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न, ये तो है
हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर आइसोट्रॉपिक नहीं होता है, यही आंसर हो गया। आइसोट्रॉपिक जो नेचर होता है ना, ये होता है अमॉर्फस का। ये किसका होता है? ये होता है अमॉर्फस का, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूछा है। रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द इंटायर क्रिस्टल, ये होता है, यही तो होता है कि बार बार एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप और पैटर्न बार बार रिपीट हो। और चौथा, अ ट्रू सॉलिड, ये भी नहीं होता है क्योंकि जो इस तरह का नॉट अगर लगाया जाए तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। और सूडो सॉलिड अगर यहाँ लिखा होता, क्या लिखा होता? देखिए, एक से ऑब्जेक्टिव तो सभी बनाते हैं, एक से कई ऑब्जेक्टिव मैं निकाल के तैयार करूँगा, आप इस बात पे गौर करना। एक क्वेश्चन से कई ऑब्जेक्टिव आप सोचिए, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। रट के काम कर नहीं सकते हो, चालाकी चतुराई इसमें क्वेश्चन बनाने वाले करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स में ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक, सेरेमिक्स, इस तरह की सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें से कौन एक अमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास इज द आंसर। अगर यहाँ पर सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा होता तो ये क्रिस्टलाइन हो जाता। तो एक सवाल में क्वार्ट्ज अगर लिख देते तो ये क्रिस्टलाइन हो जाता, लेकिन क्वार्ट्ज के आगे ग्लास लगा दिया तो ये हमारा अमॉर्फस सॉलिड हो गया। क्रोम एलम, एलम का मतलब वो फिटकरी होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। विच इज फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, डोमेन थ्योरी। आप आई लिंक पर जाके इस प्रॉपर्टी को आप डिटेल में मैंने बताया है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें कौन फेरोमैग्नेटिक है? ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो अगर सारे एक ही डायरेक्शन में हों तो ये पहला वाला हो गया फेरोमैग्नेटिक के लिए। दिस इज़ ऑल्सो फेरो, पलट दिया लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो हो गए फेरोमैग्नेटिक। सी नंबर पे जो आप देख रहे हो, ये आपके हो गए फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है ना, ये जो है आपके, देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन किसके लिए है ना, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन। अब ये हमारा हो गया फेरोमैग्नेटिक, ये भी हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक, और ये वाला जो है ये होता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर कुछ एक डायरेक्शन में होंगे तो कुछ दूसरे डायरेक्शन में होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे। देखिए, दो ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है, ये ऊपर नीचे ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये बच गया। ऐसे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये बच गया। तो कुछ इसमें बच जाते हैं, ये फेरी मैग्नेटिक हैं। और ये हमारा आंसर हुआ सी। एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक अगर ऊपर की तरफ है पैरेलल तो दूसरा एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, नेट रिजल्ट इसका जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास मैंने आपको बताया कि ये अमॉर्फस सॉलिड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल फिनोमेना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन, वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बदलने के साथ साथ प्रॉपर्टी बदलती है, तो वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। कौन इसमें क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब क्या हुआ? क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब हुआ अमॉर्फस। अमॉर्फस के लिए इसमें क्या सही है? तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, अमॉर्फस में प्रॉपर्टी सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन। ये पहले ही आंसर हमारा हो गया, क्योंकि डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन ये ट्रू सॉलिड का होता है। कैन नॉट बी मेजर्ड
ये ट्रू नहीं है मेज़र क्योंकि किया जा सकता है, और हमेशा ज़ीरो हो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हो गया इसका ए। एंड अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट ट्रू। फिर खतरनाक हो गया, कौन सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू मतलब कौन गलत है। अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, अच्छा होता है कि इस नॉट ट्रू को, यानी कि जो ये नेगेटिव टर्म है इसको हम पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट कर ले। नॉट ट्रू का मतलब होता है रॉन्ग, सही नहीं का मतलब गलत। तो इसमें कौन गलत है, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। ये चीज़ उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। गर्म करने पर ऐसा नहीं होता है। दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। वो क्रिस्टलाइन बन सकते हैं अगर उनको लंबे समय के लिए रखा जाए। ये पॉइंट इनके बारे में सही है, दिस इज़ करेक्ट पॉइंट। दीज कैन बी मोल्डेड बाई हीटिंग, इनको सांचों में ढाला जा सकता है गर्म करने के साथ। और दीज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को आप देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट में आप कंफ्यूज अगर हो गए ज़रा सा भी तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत में आप पड़ जाओगे कि इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है, कौन सा पॉइंट गलत है। दे कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग एंड दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ये पॉइंट इसका सही नहीं है। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब वो एनिसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्रू सॉलिड की। देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न था, ए में थोड़ा, बी में थोड़ा इनमें कन्फ्यूज़न था, लेकिन चौथा पॉइंट बिल्कुल पक्का पकड़ के चले कि भैया एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, ट्रू सॉलिड की होती है। जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो होते हैं एनिसोट्रॉपिक, ट्रू सॉलिड होते हैं एनिसोट्रॉपिक। अमॉर्फस सॉलिड एनिसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, इज़ नॉट ट्रू। तो ये पॉइंट इसका सही नहीं है, ये पॉइंट रॉन्ग है। इसका मतलब ये पॉइंट सही है। याद कर लीजिए कि जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं किसी खास टेम्परेचर पे पहुंच के, वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं अगर उनको लंबे अरसे के लिए रखा जाए। कौन गलत है, कौन सही नहीं का मतलब कौन गलत है, यानी ये 3 पॉइंट सही। और मेरे हिसाब से इन 6 क्वेश्चन में दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब पढ़ने की ज़रूरत हो पढ़िए। थोड़ा साइड में मैं डिटेल भी आपको बताता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ ड्यू टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग रेंज होती है, उनमें मेल्टिंग रेंज होती है। रीज़न वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है और दूर तक फैली होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, यानी जैसे क्यूब है तो क्यूब 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 पूरा जहाँ देखोगे क्यूब का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट। देखिए ये शॉर्ट डिस्टेंस जो है उसने इसको कैंसिल कर दिया। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इसी का मतलब होता है टर्म का लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो यही आंसर इसका करेक्ट हुआ। 2 और देख लेते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, से कोई मतलब नहीं हुआ। सेम अरेंजमेंट पता नहीं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, रेगुलर है कि इनरेगुलर है, ये तो बताया नहीं जा रहा है। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो बी आंसर हमारा हो गया 8वां। आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इन द क्रिस्टल लैटिस बाई। अब देखिए आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है ये उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है आई, और इसका दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है यानी म्यू नेट वो 0 होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक ही फोर्स लग सकता है, वो है लंदन फोर्स, जिसका कि दूसरा नाम
डिस्पर्सन फोर्स भी इसको हम कहते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। बाकी दूसरा डाइपोल डाइपोल तो तब होता है जब प्लस माइनस होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड तो जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, उन सब में होता है। कोलम्बिक फोर्सेस आयनिक सॉलिड में होता है जिसमें प्लस माइनस हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। देखिए नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। दो तो ऐसे ही याद कर लो आप, कार्बन याद कर लो डायमंड के तौर पे, कार्बन याद कर लो ग्रेफाइट के तौर पे। नेटवर्क सॉलिड है, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बहुत मजबूत होते हैं, है ना। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड याद कर लो आप, 3 तो अभी याद कर ही लो। तो इसमें आंसर SO2 नहीं हो सकता है। ये हमारा है तुम्हारा जो है ये मॉलिकुलर सॉलिड है ये, और ये हमारा जो है लंदन फोर्सेस के अंदर लगता है, तो है ये भी मॉलिकुलर सॉलिड। और ये डायमंड जो है तुम्हारा ये नेटवर्क सॉलिड है, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड ये भी मॉलिकुलर सॉलिड है। तो फिलहाल इसमें आंसर होगा हमारा सी। एंड विच इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है, ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है। लेकिन जब कभी इस तरह का कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है तो हमें ऑप्शन पे ध्यान देना होता है। जैसे मैग्नीशियम है, तुमको पता है कि मेटल है, तो मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। और TiO जो होता है, हालांकि ये सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको अगर आयनिक कंपाउंड है और इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कंडक्टर होगा। तो ये हमारा, इसको भी हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। I2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है, और वैसे होता तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। उस हिसाब से अच्छा होता कि आंसर में A होता, B होता और D होता, लेकिन किसी भी आंसर में A B D नहीं है। B C D हो नहीं सकता है, A अकेला हो नहीं सकता है, B अकेला हो नहीं सकता है। तो मरता क्या न करता कौन सा नहीं है, तो ये हमको लगता है कि हमारा आंसर हो सकता है कि C और D, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। फिर भी मेरे हिसाब से ये डाउटफुल क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। अगर उसको हम पिघला दें तो उसमें उनकी कंडक्टिविटी यानी करंट का फ्लो बहुत कम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं है, क्योंकि लो नहीं होती है बल्कि वेरी हाई होती है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ब्रिटल नेचर होता है आयनिक सॉलिड का, ब्रिटल, उनको आप पीटिए तो टूट के बिखर जाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, वो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आयनिक फोर्सेस प्लस माइनस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और वो एनिसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर भी उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। नंबर ए इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। किसकी वजह से होता है, तो जरा मैं थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर जैसे कार्बन होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2, ये दो ये होते हैं और दो ये होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो होता ये है कहानी कि ये तीनों तो हो जाते हैं हाइब्रिडाइज्ड sp2, और ये जो एक है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, ये बचता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है sp2। तो ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी होती है, और ग्रेफाइट जो होता है वैसे भी ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आपका एक रिंग है ऊपर और एक रिंग ये नीचे वाली लेयर में है ना। तो यहाँ पर इसके बीच में अगर मान के चलिए इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ये जो बीच वाली जो लेयर बनती है उसमें फ्रीली मूव करते हैं। तो ये बी होगा इसका आंसर, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का कोई मतलब है नहीं, कैटायन एनायन ये कुछ होता नहीं है। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर।
देखिए ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर के साथ का असर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उनके अंदर फ़र्क पड़ता है। ये मैं आपको कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना अलग से। वेनेडियम मोनोऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, टिटेनियम ट्राईऑक्साइड, कुछ ऐसे ये मैंने कंपाउंड लिखे हैं जिनकी कंडक्टर होंगे कि इंसुलेटर होंगे, ये बात टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसमें आप यहाँ पर बैंड थ्योरी लगाई जाती है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज़ मेनली स्टडीड इन फिजिक्स नाउ। तो ये आपका इसमें जो आपका आंसर होगा ये और ये हो नहीं सकता है, तो ये हमारा टिटेनियम ट्राईऑक्साइड, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर के बेसिस पर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। इनमें से ये देखिए ये आपके ऑक्साइड्स हैं और इनमें कौन ऐसे ऑक्साइड हैं जो शो करते हैं प्रॉपर्टी किसकी तरह, मेटल्स की तरह, हालांकि हैं ये ऑक्साइड्स। तो इसमें ये तीन आप इसको लर्न कर लेना, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये अभी आप लर्न कर लेना। तो अभी इसमें क्या हुआ कि ये CrO2 हमारा आंसर हुआ। और CrO2 एक नाम और भी आपको याद रखना पड़ेगा, CrO2 यूज़ किया जाता है एक और चीज़ के लिए जिसको कि हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप इमल्शन। मैग्नेटिक टेप इमल्शन, ये ऐसे क्वेश्चन है अगर याद है तभी काम बनेगा। तो ये CrO2 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेटल की तरह शो करता है। एंड द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। प्योर क्रिस्टल का मतलब आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल का मतलब होता है ऐसा क्रिस्टल जिसमें प्रॉपर जो साइट है, लैटिस साइट है, लैटिस पॉइंट है, दीज आर ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग पार्टिकल्स। और बिल्डिंग पार्टिकल्स में 3 चीज़ें हो सकती हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। एक एक क्वेश्चन को कई क्वेश्चन में कन्वर्ट करो आप, एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो रटोगे तो बात नहीं बनेगी, एक क्वेश्चन को कई क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। तो देखिए मॉलिक्यूल हो नहीं सकता है, आयन हो नहीं सकता है, एटम हो नहीं सकता है, क्योंकि कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई। ये मॉलिक्यूल तो ऑक्यूपाइड करता ही है, लैटिस पॉइंट मॉलिक्यूल करता है, आयन करता है या एटम करता है, लेकिन अगर वो आइडियल है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ने आके लैटिस साइट को कवर किया तो इट मीन्स कि वो क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। इनमें से ग्रेफाइट को कोई 3 नाम दिए जा सकते हैं, चौथा नहीं। ये जहाँ पर आप समझिए, जहाँ पर ये नेगेटिव टर्म होगा वो क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। जैसे कंडक्टिंग सॉलिड मुझे मालूम है ये होता है, नेटवर्क सॉलिड भी ये होता है, कोवेलेंट सॉलिड भी ये होता है, ये तीनों तो नाम इसी के हैं। तो ये आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया 16 का। कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन, मतलब कहने का ये है, ये आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कौन सा डिफेक्ट। देखिए कैटायंस बोला कि ये कैटायन की जगह है, लेकिन ये अब मिसिंग है और अब कैटायन यहाँ की बजाय यहाँ पर है ना। ये कुछ कहानी ऐसी है, यहाँ से कैटायन निकल के यहाँ चला आया, तो ये कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायंस अपनी पोजीशन छोड़ के और वो बीच के जो गैप है ना उनके अंदर चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर भी आता है, क्योंकि ये वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है और डिसलोकेशन डिफेक्ट भी होता है, बट चूँकि क्लियरली फ्रैंकल डिफेक्ट टर्म है इसलिए हमको इसके साथ में जाना पड़ेगा। ऑल्दो वी हैव वन डाउट ऑल्सो इन केस ऑफ सी। 18 में हम आते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल वेन। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ कैटायंस मिसिंग होते हैं और कुछ एनायंस मिसिंग होते हैं। सम कैटायंस मूव फ्रॉम देयर लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। नहीं, इंटरस्टिशियल साइड में नहीं जाते हैं वो, इंटरस्टिशियल साइड में तो फ्रैंकल वाले में जाते हैं।
तो शॉर्ट की में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैं एक आपको टुकड़ा दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने 9 आपको ये दिखाए हैं। अगर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर ये ऐसे होता तो ये आइडियल क्रिस्टल होता, लेकिन अब ये मिसिंग हो गया और ये मिसिंग हो गया, यहाँ आपको खाली जगह नज़र आ रही है, एक कैटायन गया एक एनायन गया, ये क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया, ये हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट है। दिस इज़ अवर शॉर्ट की डिफेक्ट और दिस इज़ अवर फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की फ्रेंकल को आप दिमाग में अच्छे से रखिए। 3 क्वेश्चन है ये, इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23rd। इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब है जिसके लिए पैकिंग इफ़िशियंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। पैकिंग इफ़िशियंसी आप याद कर लो अगर भूल गए हो तो, ये होता है पैकिंग इफ़िशियंसी। सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 52.4%। ये वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, जितनी जगह वो घेर चुका है। और BCC का होता है 68% और FCC या फिर HCP, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो होता है 74%। ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, तो देखिए HCP तो हो गया 74%, BCC हो गया 68%, HCP CCP, देखो FCC जो होता है उसी को हम CCP भी बोलते हैं। तो ये दोनों 74% है, ये भी 74% और ये भी 74%, इससे ज़्यादा कोई एफिशिएंट नहीं होता है। अब ये देखिए BCC और CCP है और ये BCC और SC है, तो आंसर हो गया B। अच्छा है, सरल क्वेश्चन है। 24th पे आते हैं। 24th पे द परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ BCC अरेंजमेंट, देखिए घुमा दिया एम्प्टी स्पेस। अब हमको BCC हमें कट से 68 करेंगे तो गलत कर देंगे, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 100 माइनस 68 इक्वल टू 32, तो आंसर हो गया C। इसलिए ध्यान रखना एम्प्टी स्पेस और ऑक्यूपाइड स्पेस, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है ऑक्यूपाइड स्पेस और एम्प्टी स्पेस का मतलब होता है आपका जो है उसका मतलब होता है खाली जगह कितनी है, तो उसको हमको 100 में माइनस करना पड़ता है। 25 पे आ गए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट HCP, इसमें से कौन सही नहीं है HCP के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 बातें सही है, एक बात गलत है, हमको गलत बात ढूंढनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, HCP के लिए याद करना पड़ता है 12 होती है। इट हैज 74% पैकिंग इफिशियंसी, अभी मैंने आपको बताया। टेट्राहेड्रल वाइड ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी बात सही है, ये याद करना पड़ता है, ये देख के नहीं निकाल पाते हैं। In this arrangement, spheres of the fourth layer are exactly aligned with those of first layer। मैं इसके लिए आपको एक हिंट ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि जो HCP होता है ना उसको हम AB टाइप कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है, याद करना पड़ेगा आपको 12, और 74% भी बहुत ज़रूरी है, दोनों टर्म तो बहुत ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट है जो ज़रूर कंफ्यूज करेंगे आपको, जैसे C वाला पॉइंट इतना कोई याद नहीं करता है, लेकिन आप अगर AB टाइप, A के बाद B अलग लेयर, फिर B के ऊपर A, फिर वैसी पहली जैसी लेयर, तो पहली और तीसरी मिलती, फर्स्ट और थर्ड मिलती है। और इसमें लिखा हुआ है इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। और ये जो 26 आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, 26 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, जिसपे कि मैंने प्लान किया हुआ है एक वीडियो बनाने का, बहुत जल्द आपके सामने आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1 डायमेंशनल है, आप देखिए ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका भी किसी एक को निकालना उसको आप रेफरेंस मान लीजिए, उससे डायरेक्टली कितने टच कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। अब अगर यही 2 डायमेंशनल होता तो ज़रा इसको स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि ये दिया ना स्क्वायर क्लोज पैक्ड, तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड ऐसे बनता हमारा,
ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड है। एक कोई आप रेफरेंस बना लो, जैसे एक हमने रेफरेंस बना लिया। अब आप देखो, एक ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, एक इससे ये कनेक्ट है, एक इससे ये कनेक्ट है, एक इससे ये कनेक्ट है। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर साफ साफ 4 है। किसी एक एटम से डायरेक्टली कितने टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? डोपिंग का मतलब होता है कि हम उसमें चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहलाता है डोपिंग। इसमें हमारा आंसर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसमें ये डी हो गया हमारा, क्योंकि जब डोपिंग होता है, मिलावट होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ते या घटते हैं? 29। सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हम करेंगे तो एन टाइप बनेगा, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट होने लगे। 33 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। अभी मैंने आपको पैकिंग इफिशियंसी बताया। सबसे ज़्यादा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है 74%। देखिए 74, उसके बाद 68, उसके बाद 52.4, आप देख सकते हो। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है आउट ऑफ 37। ये 7 क्वेश्चन है, इसमें 3 4 तो बिल्कुल वही है जो अभी हमने बताए हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना है। ये आप करिए, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में आप लिखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।